हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। हम आज के इस कॉपी को देखने वाले हैं। ये कॉपी है स्वाति शर्मा मैम की, जिनकी आई है AIR 15। इनकी ऑलरेडी हम दो कॉपीज़ को देख चुके हैं, GS1 और GS2 की। ये GS3 की कॉपी है, GS3 की टेस्ट कॉपी है, जो कि इन्होंने ये टेस्ट दिया था GS स्कोर कोचिंग पे। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली इसकी पूरी टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से बाय करी थी। देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था GS3 के, और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। इनके आंसर से सीखकर आप क्या लिख सकते हैं अपने आंसर में, जिससे कि आपका डेफिनेटली बेटर स्कोर आ सके। इनका 108 आया है इसमें। देखते हैं हम कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, PLI इज अ गेम चेंजर इन ट्रांसफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। ओके, हाउएवर इट फेसेस वेरियस चैलेंजेस इन अचीविंग इट्स फुल पोटेंशियल एनालाइज। अच्छा, अगर आपने इनकी कॉपी का भी पिछला वीडियो देखा, या फिर आप मेरे चैनल पर अगर आपने कोई भी वीडियो देखा है टॉपर की कॉपी का, तो मैं हर अपने वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें आप अंडरलाइन कर लो जो भी मेन थीम है, मेन जो क्वेश्चन या क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लो। उससे होगा क्या कि फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा आंसर में। 95% ऑफ द क्वेश्चन विल गेट ईजियर आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज of underlining the most important themes, questions और persons asked in the question। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब इससे आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या लिखना है। अब जैसे यहाँ पे PLI, ठीक है, हमने अंडरलाइन किया, ट्रांसफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप एंड चैलेंजेस। अब देखो यार, ये मैं पता है इन एनालाइज को भी अंडरलाइन करना चाहिए था एक्चुअली, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो। इनकी कॉपी में यार मुझे बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म वाली चीज़ जो मैं बताता हूँ वो सब मिल जाता है। कैसे अंडरलाइन भी करती हैं ये। कभी कभी बस इनका आंसर थोड़ा सा मिसलीड हो जाता है, मतलब जो आंसर में पूछा गया उससे थोड़ा सा भटक जाती हैं एक्चुअली। लेकिन ये क्या करती हैं, क्वेश्चन को अंडरलाइन करती हैं एकदम जो एक्यूरेट पॉइंट है वहाँ पर। ठीक है, जैसे अब PLI किया। अब देखो ये इसका एक और मैं बता देता हूँ, कई सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें। तो देखो इंट्रोडक्शन में जो मेन थीम है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की, उसी को आप जिसके अराउंड क्वेश्चन, मतलब उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसमें क्या बेटर हो सकता है, मतलब ऐसी चीज़ें बात कर रहा होगा उसके बारे में, उसी चीज़ को आपको इंट्रोड्यूस करना है कि वो एक्चुअली है क्या। जैसे यहाँ पे PLI की बात कर रहा है, तो PLI है क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज एन आउटकम बेस्ड स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 3 लाइनों में हमने डिस्क्राइब कर दिया। इंट्रोडक्शन बेसिकली 3-4 लाइन में ही आपको लिखना होता है, उससे ज़्यादा नहीं करना होता है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड स्पेस। यू कैन सी हेयर, आपके पास केवल 150 वर्ड्स हैं यहाँ पे लिखने के लिए, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि खुली कॉपी है, आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेज और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 पेज, इससे ज़्यादा आपको स्पेस यहाँ पर नहीं मिलने वाला। अब जैसे यहाँ पे आगे लिखा है इन्होंने गवर्नमेंट, अब जैसे यहाँ पे लिखा है देखो एडुकेट इंट्रोडक्शन, वही मैंने कहा एडुकेट इंट्रोडक्शन मतलब जो पूछा जा रहा है, बस उसकी जो मेन जो क्वेश्चन है ना, बस आपको उसी को इंट्रोड्यूस करना है 3-4 लाइन में, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँ, है ना। अब गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड 10 एडिशनल सेक्टर अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, है ना। अब रुको रुको, इंसेंटिव स्कीम, अब सेक्टर्स अंडर PLI, ये क्या हम अपने मन से लिख रहे हैं? एक्चुअली मन से नहीं, इसको आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस हेडिंग की क्या नीड है। ठीक है, सेक्टर्स अंडर PLI, अब इसके सेक्टर्स को बताना यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो ये आंसर अधूरा रह जाएगा। ठीक है, मतलब आपको यार जो मेन मैं बताऊँ, अगर मैंने जो अभी तक सीखा है UPSC का आंसर लिखते लिखते, वो ये है कि UPSC में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है मेंस में कि आप क्वेश्चन को समझ पाएँ, क्वेश्चन को समझ पाएँ इन द सेंस कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है कि आप किसके बारे में लिखें। अगर आप ये समझ गए, मेरे ख्याल से अगर आप मेंस तक पहुँचे तो आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, तो आप उसको डेफिनेटली अच्छा कर ही देंगे। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ PLI फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप एज इट इज आउटपुट बेस्ड, दस प्रोडक्टिविटी विल बी इम्प्रूव। अच्छा, एक और चीज़, इन यहाँ पर भी मैं एक प्रेजेंटेशन बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्होंने हेडिंग बनाई बेनिफिट्स ऑफ PLI फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप, इसको बॉक्स में बंद कर देती तो और बेटर बन जाता, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है ना, कभी कभी पॉइंट्स इनसे छोटे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो मतलब हैं बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, अगर थोड़े से और छोटे पॉइंट होते, मतलब 3-4 वर्ड्स वाले होते सभी पॉइंट, जैसे इसमें अब कोई बड़ा पॉइंट भी है तो इसमें यही तरीका बेस्ट है। लेकिन अगर सभी पॉइंट्स 3-4 उसके होते और केवल 4-5 पॉइंट होते, तो हम क्या करते, बीच में इसको, ये जो बॉक्स बनाया हमने इसको बीच में रखते, उसके बाद हम एरो बना बना के, आपने कई सारी कॉपीज़ में देखा भी होगा, आगे मैं इस कॉपी में भी आपको दिखाऊंगा क्या मैं बोल रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली फिर बेटर तरीके से समझ पाएंगे मेरी बात को। ठीक है, फिर वहाँ पे अंडरलाइन कर, मतलब उसमें बॉक्स, फिर बॉक्सेस बना दो एरो बना के, उसमें आप सारे के सारे पॉइंट्स को लिख देते। ठीक है,
अब रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ ना यार, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। अभी हम देखेंगे नीचे के टीचर ने इन्होंने कितने नंबर, देखो 10 में से 5 नंबर मिले। अब देखो कई सारे लोग जो यूपीएससी के बारे में जो यहाँ पे एकदम नील हैं, उनको लग रहा होगा 10 में से 5 नंबर, मैं बोल रहा हूँ अच्छे भाई, 10 में से 6 नंबर यूपीएससी में बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, है ना। ये यूपीएससी है, हमारे बोर्ड का एग्जाम नहीं कि हम 10 में से 10 लेके आ रहे हैं और एग्जामिनर का मन हो रहा है कि 5 हैंड राइटिंग के भी दे दें, ऐसा यहाँ पे नहीं चलने वाला, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये है व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। Do you think that CBDC is a double-edged sword that could promote financial inclusion but also undermine commercial banks' role in the economy? अब this question is related to CBDC यानी कि Central Bank's Digital Currency। RBI सेंट्रल बैंक है इंडिया के, आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सीबीडीसी से। इसमें मेन थीम सीबीडीसी है, इसी को आपको इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। अब डू यू थिंक द सीबीडीसी इज अ, अब यहाँ पे अपना ओपिनियन पूछ रहा है, इसमें क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या ये मतलब प्रमोट करेगा, लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो है, सॉरी, कमर्शियल बैंक्स रोल इन द इकोनॉमी, इसको क्या कम कर देगा, ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, देखो हमने इंट्रोडक्शन बता रखी है, इज अ डिजिटल करेंसी विच इज backed by central bank of the country RBI in case of India as a legal tender, ठीक है। अब ये गुड इंट्रोडक्शन कहा, मैं बता रहा हूँ ना यार, जो मेन थीम है उसको आप अगर लिख देते हैं then definitely the examiner will get impressed with your answer because he just want point to point, he does not want anything unnecessarily nonsensical sort of words over here, है ना। CBDC has various benefits like promotes penetration of money in the economy due to backed by central bank, thus lived promote financial stability, ठीक है, sorry actually reduces volatility in the market, would provide for better regulatory and oversight mechanism, boost financial inclusion, however it could undermine role of commercial banks as it can promote data theft and privacy challenges, free exchange can reduce bank capitalization, advocate points, ठीक है। अब ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था क्या, ये हमने हेडिंग बनाई है इसके बेनिफिट्स की, लेकिन अब यहाँ पे देखो प्रमोट कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, अंडरमाइन कमर्शियल बैंक्स रोल इन द इकोनॉमी, तो हमको इसका निगेटिव भी कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। अब जो हाउएवर से जोड़ के जो करते हैं ना, यहाँ पर एक्चुअली उसका अपोजिट पॉइंट ही होता है जो पहले पॉइंट लिखा है, ठीक है। अब हम कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन आपने एक लाइन से लिए, इसको ले लेते हैं, इसमें मैप भी बनाया हुआ है तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। Wetlands area and its quality continue to decline in most regions of the world. Discuss the role of Ramsar Convention and the significance of Center for Wetland Conservation and Management in conserving wetlands ecosystem in India। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का इससे रिलेटेड है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वेटलैंड से रिलेटेड है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग देन इंट्रोड्यूसिंग वेटलैंड्स। अब देखो वेटलैंड्स को यहाँ पे डिफाइन किया, गुड मिला है, देखो वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज एरियाज दैट आर कवर्ड विथ वाटर, टेम्परेरी और परमानेंट, स्टेगनेंट और फ्लोइंग विथ डेप्थ नॉट मोर देन 6 मीटर, मतलब 6 मीटर से ज़्यादा का पानी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो समुद्र नहीं बन जाएगा यार अगर आप 100 मीटर का पानी भर दोगे उधर, मतलब एक तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। वेटलैंड्स वैसे आपको पता ही होगा, यहाँ पे इनको गुड इसलिए बोला है क्योंकि इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट लिखा है हर क्वेश्चन में, लगभग अभी जो मैंने आपको दिखाए हैं इन्होंने एकदम टू द पॉइंट ही लिखा है इंट्रोडक्शन को, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं तो।